ओम नमस्ते जी। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। बेसिक कंसेप्ट के अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे कूलॉम फोर्स के आधार पर। उन्हीं न्यूमेरिकल्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि दो चार्ज के बीच में किसी तीसरे चार्ज को रखने पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन फाइंड करो, ऐसा कुछ है ना। पोजीशन निकाल लेते थे, नेचर निकाल लेते थे। अब थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं उसके बारे में ना। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इक्विलिब्रियम के आधार पर दो चीजें हम जस्टिफाई करेंगे, एक स्टेबिलिटी और एक अनस्टेबिलिटी। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल, स्थिर और अस्थिर की बात कर रहे हैं ना। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। मैंने क्या लिख रखा है कि एक चार्ज है ए पॉइंट पर और एक चार्ज है बी पॉइंट पर। दोनों पर चार्ज कौन कौन से दे रखे हैं? क्यू, क्यू मैग्नीट्यूड के। मैंने एक तीसरा चार्ज रखा है क्यू। अब मैं बता देता हूं कि ये कौन सी पोजीशन में है अभी बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये साम्य अवस्था में है। अब ये साम्य अवस्था में है तो कैसी साम्य अवस्था में है? स्टेबल में है या अनस्टेबल में? इसको समझते हैं, थोड़ा सा जरा समझना मेरी बात कि इस सी पॉइंट के जो चार्ज है इसको थोड़ा सा उठा के यहां रख दूं मैं। अब सोचना, जब मैं सी चार्ज को, सी पॉइंट वाले चार्ज क्यू को यहां उठा के रख देता हूं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो एफ एट सी ऑन ए, मतलब सी पर ए द्वारा जो फोर्स लग रहा है, एफ एट सी बाय द मीन ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और बी का जब सी पर फोर्स लगेगा, मतलब सी बी, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब सुनना मेरी बात, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स बढ़ गया है। तो वो फोर्स बढ़ गया तो क्या बढ़ गया वास्तव में? नफरत बढ़ गई। जब नफरत बढ़ गई है तो ये और दूर जाएगा किससे? अब सुनना, यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब नफरत बढ़ेगी, लेकिन ये दूर जा रहा है तो नफरत क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। नफरत बढ़ गई तो इसका मतलब ये इसके पास आने की कोशिश में रहेगा। कुल मिला के चार्ज कहां जा रहा है? क्या वापस उसी पोजीशन पे जा रहा है क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब साम्य अवस्था से हिला दिया जाए थोड़ा सा और वापस वह उसी साम्य अवस्था में आने की कोशिश करे तो वह स्थिर साम्य अवस्था कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये देखो जाओ, ओवरऑल रीगेन दी पोजीशन, वापस अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है। जरा यहां पर देखना, मैंने इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अब कौन सा चार्ज रख रखा है बच्चों? माइनस क्यू चार्ज, मतलब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जब थोड़ा इसके पास आएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा तो ये इसके और पास जाएगा। जब ये इसके और पास जाएगा तो क्या हो रहा है? देखना बच्चों, बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, और पास जाएगा। और पास जाने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? प्यार घट जाएगा, ये दूर जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के चार्ज कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। क्या मतलब? वापस अपनी पोजीशन पर नहीं जा रहा है। इसलिए इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अस्थिर साम्य अवस्था। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? स्टेबल और अनस्टेबल है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करना बच्चों कि ये जो चार्ज क्यू है इसको मैंने इस डायरेक्शन में लाया। जब मैं इधर की बात करूंगा तब भी वही पोजीशन मिलेगी अपने को। यहां पर एक चीज और आती है, सुनना। यहां पर मैंने लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग हिलाया इसको, है ना। लाइन जॉइनिंग का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग इधर करा या उधर करा। अगर मैं परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग करूं, परपेंडिकुलर मतलब इसके लंबवत करूं, तो क्या होगा? जरा देखते हैं। ये सारा मिटाता हूं। क्या करा अपन ने? ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये पोजीशन, ये बी पोजीशन। अब इस सी चार्ज को उठा के मैं थोड़ा ऊपर ले गया। कहा ले गया बच्चों? इधर पॉइंट सी यहां पर चला गया और ये प्लस का क्यू चार्ज थोड़ा सा ऊपर चला गया। मान लेते हैं कि सुनना, ये जब ऊपर गया तो बी और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा, क्या बी इसको दूर फेंकेगा? क्या बिल्कुल फेंकेगा। इसे बोलूंगा बी द्वारा सी पर फोर्स, तो सी बी। ए सी पर फोर्स लगाएगा तो ऐसे लगाएगा तब, तो सी पर ए द्वारा फोर्स, तो अपन क्या बोलेंगे? सी ए। कुल मिला के फोर्स क्या इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। मतलब ये इसको और दूर फेंकेंगे क्या? तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब ये दोनों फोर्स इस चार्ज को और ऊपर दूर फेंकेंगे क्या? जब और दूर फेंकेंगे तो उनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इसके बीच में से जाएगा। रिजल्टेंट समझते हो ना बच्चों कि इन दोनों के बीच में r बराबर वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि कहां जाएगा बच्चों? ऊपर की तरफ जाएगा। अब इधर आओ, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? माइनस क्यू चार्ज को ऐसा करूं तो क्या होगा? देखते जरा। ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये क्यू चार्ज और ये माइनस का क्यू चार्ज कहां चला गया? थोड़ा सा ऊपर। अब इस माइनस क्यू चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा बच्चों? क्या इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? क्योंकि ये बी इसको खींचेगा और सी को ए भी क्या करेगा बच्चों? खींचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो देखा जाए तो यहां पर फोर्स लग रहा है सी पर बी द्वारा और यहां पर फोर्स लग रहा है सी पर ए द्वारा। तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट कहां जाएगा? इधर। तो मतलब क्या? ओरिजिनल
पोजीशन वापस आ रही है कि इसकी, अरे हाँ कि ना, तो मतलब ये रीगेन कर पा रहा है। तो इसमें स्टेबल कौन सा है बच्चों, ये है, और अनस्टेबल कौन सा बच्चों, ये है। ये एग्जांपल तौर के रूप में इसे मान लो कि वन वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट समझ में आएगा? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या लिख रखा है, इफ वी डिस्प्लेस्ड अ चार्ज फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यदि किसी आवेश को उसकी साम्यावस्था से थोड़ा सा हिला दिया जाए तो बनने वाले सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं इसको। जरा मेरी बात समझाना बच्चों, मतलब क्या तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है और इसके बीच में इक्विलिब्रियम के आधार पर एक प्लस का क्यू चार्ज है। इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले गए मैं, अगर हम इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले गए तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा क्या? लेकिन बच्चों वापस अपनी पोजीशन पर रुकेगा नहीं। मतलब तुम खुद जानते हो ये चीज की, अगर तुमने एक रस्सी से किसी पत्थर को बांध दिया और उसको हिला दिया थोड़ा इस तरीके से, तो वापस अपनी पोजीशन पे यहां पर आके नहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, एक एसएचएम मोशन बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, ये चार्ज अपनी पोजीशन पे आएगा तो सही, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चार्ज थोड़ा सा हिला दिया जाए तो इन दोनों के बीच में क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेशन करने लग जाएगा। फिर जाके अपनी वाइब्रेशन मतलब समझते हो, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करने लगेगा। जैसे कि यहां पर ये है, इसको उठा के तुम ऊपर ले गए थोड़ा सा, तो ये कैसा है, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था ना, वही चीज यहां पर भी हो रही है। तो हमें ये जो बनने वाला एसएचएम होगा, सरल आवर्त गति होगी, इसका आवर्तकाल निकालना है। चलो देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है बच्चों, कांसेप्ट है ना। तो पहले एसएचएम के लिए डेफिनेशन तुम्हें पता है ना बच्चों, कि अगर यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज हमारा यहां पर है Q, और तीसरे चार्ज इस Q को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। कहां पर, मान लेते कि ये यहां पर पहुंच चुका है बच्चों, ठीक है, कहां पर, यहां पर। तो कितना है डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना x। मान लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, 2L है। ये सब क्वेश्चन में दे रखी होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ऐसा बोल रखा है कि यदि किसी आवेश को उसकी साम्य अवस्था से हिला दिया जाए तो बनने वाले सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करो, उसका मतलब हमें सिर्फ टाइम पीरियड पूछे तो अपने हिसाब से मान सकते हैं। माना कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में एक और चार्ज है जो कि इक्विलिब्रियम में, कौन सा, स्टेबल। फिर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं x से, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पहले मेंशन कर देना, कितनी बच्चों, 2L। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये 2L है तो यहां से यहां तक L होगी और यहां से यहां तक भी क्या होगी बच्चों, L। क्या मेरी बात समझ सकते हो ये चीज? अब एसएचएम में कंसेप्ट लगाते थे अपन, क्या लगाते थे कि जो नेट फोर्स होता था वो माइनस के kx के बराबर होता था, माइनस के kx। अब मैं यहाँ k की जगह k डैश लेता हूं बच्चों, अभी पता चलेगा क्यों ले रहा हूं। क्या ये फॉर्मूला तो समझ में आया ना? ये रिस्टोरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता था क्या, रिस्टोरेशन फोर्स। रिस्टोरेशन मतलब हिंदी में बोलते थे प्रत्यानयन बल। तो कुल मिला के अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है वो निकालना है। नेट फोर्स समझ लो कि जब वो बीच में था तब तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स था इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर था। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अगर मैंने इसको हिला के यहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ गया, इन दोनों के बीच में फोर्स घट गया, तो नेट फोर्स निकालते बच्चों। सुनना मेरी बात, जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगा था तो अपन ने इसको नाम कुछ भी दे दो, छोड़ो। मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इन दोनों का फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो पॉजिटिव पहले किसको लेंगे, इसको। तो क्या बचा हमारे पास, F नेट जो फोर्स मिल रहा है वो क्या आएगा, K Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, सोचो बच्चों, L प्लस x हो जाएगी क्या, तो L प्लस x का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है बच्चों, K Q और L माइनस x का स्क्वायर। जरा देख लो एक बार अच्छे से, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, माइनस का k डैश x को बराबर लिख दूंगा इसके, क्योंकि नेट फोर्स इस नेट फोर्स के बराबर होगा ना, तभी तो एसएचएम बनेगा। तो k q कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, क्या बचेगा, 1 प्लस l प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l माइनस x का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ओके, फिर अब तुम्हें पता चल गया बच्चों k डैश क्यों लिखा, क्योंकि पहले से k
चलता है ना, ये कौन सा है बच्चों के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आता है। ये के डैश किसका बच्चों, ये रिस्टोरेशन कांस्टेंट कहलाता है, प्रत्यानयन नियतांक, ठीक है ना। आगे आओ, इन सब में से अब मुझे यार कुछ करना पड़ेगा, एलसीएम कैल्शियम कैल्शियम करो, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों का होल स्क्वायर खोल के सॉल्व करोगे ना, पता क्या आएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो माइनस का k डैश x बराबर k q q, जब तुम इसका होल स्क्वायर खोल के काटा पीसी करोगे तो 4lx आएगा, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों ने। फिर इन दोनों को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। क्या मेरी बात समझ में आई कि दोनों स्क्वायर में है ना, इसलिए। आगे देखो, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट था ना x बहुत छोटा है, ये जो x डिस्प्लेसमेंट है ना बहुत छोटा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो l माइनस एक्स स्क्वायर है इसको लगभग क्या लिख सकते हो तुम बच्चों, l स्क्वायर। सुनना, अब तुम सोचोगे सर इस x को क्यों नहीं हटा रहे, अरे यहाँ पर l और x में अगर तुम सोचोगे तो किसको ज्यादा बड़ा मानोगे, l को ज्यादा बड़ा मानोगे, लेकिन x यहाँ से किसी से कंपेयर ही नहीं हो रहा, तो अपन x को वैसे ही छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का k डैश x बराबर माइनस का k q 4l x, और नीचे क्या जाएगा बच्चों, l की पावर 4, 2 2 जा 4। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, ओके। अब एक l से एक l कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो k डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k q, 4 आगे ले लो, 4k q अपॉन l की पावर 3। क्या k डैश मिल गया क्या तुमको। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपन को निकालना टाइम पीरियड। ओहो, अभी टाइम पीरियड क्या हो गया, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमारे पास पता है बच्चों पहले से कि t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k डैश। ओहो सर, ये फॉर्मूला कहां से आया, आ रहा है कि दिमाग में ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आना चाहिए बच्चों ना, एसएचएम में पढ़ चुके हैं अपन अच्छे से कि t बराबर 2 पाई m अपॉन k, ये मास और k के बीच में आता था रिलेशनशिप, इसमें m क्या है ये बताता था मास। तो इसका मतलब याद रखना कि क्वेश्चन में हमें इन दोनों चार्ज के लिए मास भी बताने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में, अब डिस्प्लेस कौन सा हुआ, u हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान मतलब मास भी कितना है बच्चों, m है, और इस पर चार्ज कितना दे रखा अपन ने, कैपिटल Q। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या रख दो यहाँ पर k डैश की वैल्यू उठा के, तो t बराबर क्या जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन l क्यूब, तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4k q, ये आ गया बच्चों टाइम पीरियड। ठीक है, ये एआईटीपी में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसको उतारना अच्छे से, वीडियो पॉज करके उतारो। सुनना बच्चों मेरी बात कि यहां पर हमारे पास ये क्यों चार्ज है, ये क्यों चार्ज है। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ जाए, तब बोले कि भाई यहाँ पर एसएचएम निकालो, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो एसएचएम होगा नहीं, ये तो अनस्टेबल है, लेकिन ये एक केस में स्टेबल होता है बच्चों, जब इसको ऊपर खींचते हैं। हमारी बात समझ, तो मान लेते हैं कि इसको अपन थोड़ा ऊपर ले गए, जो ऊपर ले गए तो ये Q है, ये Q है और ये माइनस Q है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा अपन, x डिस्प्लेसमेंट, बीच की डिस्टेंस l, ये भी डिस्टेंस कितनी l है, मान लेते कितना एंगल पे डिस्प्लेस करा अपन इसको, x एंगल पे डिस्प्लेस करा है। ओके सुनना मेरी बात कि इस पॉइंट पर फोर्स कैसा लगेगा, इस पॉइंट पर फील करो कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो इसको इधर खींच रहा है क्या, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो उसको इधर खींच रहा है क्या। सुनना, ये भी Q है, ये भी Q है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, कैसा, K Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो बच्चों। हालांकि ये बीच की डिस्टेंस को तो मैं अभी तो r मान लेता हूं, लेकिन तुम यहाँ पर पाइथागोरस लगाओगे, इसका भी फॉर्मूला K Q अपॉन r स्क्वायर। पता चल गया दोनों पर फोर्स सेम है, इसका मतलब इस माइनस Q पर कैपिटल Q पर एक लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स। सुनना, ये एंगल थीटा है, तो एक काम करो, इसको मान लो तुम थीटा, ठीक है, मान सकते हैं किसी को भी बच्चों। अब जहां पर एंगल बन रहा है वहां पर क्या आएगा, cos थीटा, जहां नहीं बन रहा वहां sin थीटा, कंपोनेंट करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से भी आएगा तो क्या आएगा f cos थीटा, और इसकी वजह से क्या आएगा f sin थीटा। सुनना, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कट गए बच्चों, चलेगा। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, टोटल ये रहा, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स अपन को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, F net इज इक्वल टू, क्या नीचे के डायरेक्शन में है क्या, उल्टा जा रहा है क्या, तो इसका मतलब आगे माइनस आएगा, माइनस का F 2F cos थीटा। बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई है। इसी प्रकार F net को माइनस का K डैश x लिख ही दो तुम, तो यहाँ पर 2 F का मान क्या था, K Q
क्यू अपॉन में बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिख देता हूं मैं, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं नहीं नहीं, रूट लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये आर स्क्वायर है। थोड़ा स्पीड में चल रहा है, लेकिन बच्चों पुराने लेक्चर अच्छे से आने चाहिए, तब जाके तुम्हें समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो मेक श्योर वो सारे लेक्चर तुमने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। फिर यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखनी है मेरे को। किसकी रखनी है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू रख लो बच्चों। cos थीटा कि यहाँ पर cos थीटा कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें अच्छा सा, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये डिस्टेंस कितना x है, और ये कितना है बच्चों, अंडर में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या चल रहा है बच्चों, l चल रहा है। तो देखना जरा, यहाँ से cos थीटा निकालूंगा तो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास x, और हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रख दो यहाँ पर इसको भी। तो x अपॉन अंडर में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया बच्चों, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लो। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, k डैश x बराबर 2k क्यू भाई सारी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये रूट है और ये पावर 1 है। सुनना, इसकी पावर कितनी है, 1/2, इसकी पावर कितनी पूरी 1, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, 3/2। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए अपन को। अब x से x कैंसिल, तो k डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2k क्यू अपॉन l की पावर 2 3/2। बच्चों क्या यहाँ पर भी मैंने एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लगभग एल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वो छोटा है, ऐसा करना पड़ेगा अपन को, तभी आंसर आएगा। क्योंकि प्रत्यानयन बल में केवल एक एक्स होना चाहिए, नीचे वाले को हटा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2k क्यू अपॉन एल की पावर 3। k मिल चुका है यहाँ पर। अब फॉर्मूले में t बराबर 2 पाई m अपॉन जो k डैश था, वहां पर अब क्या आ जाएगा बच्चों, 4 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये एसएचएम टाइप का एक क्वेश्चन था। ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ फोर्स के आधार पर, वो सारे न्यूमेरिकल्स एक बार कर लेना अच्छे से, मजा आएगा। क्योंकि जब अपन आगे 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 चीजें पढ़ते हुए जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ऐसी चीजें तो पहले से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब अपना जो टॉपिक आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है पेंडुलम प्रॉब्लम। मैंने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट करा था, कूलॉम फोर्स पढ़ाने के बाद एक न्यूमेरिकल जरूर करा था, पिथ बोल वाला, है ना। तो वही न्यूमेरिकल्स को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पर पेंडुलम प्रॉब्लम होती क्या है। सुनना, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज लिया, ठीक है ना। क्या कर रखा है अपन ने, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं इसको। Q1 Q2। सुनना बच्चों, ये वो चार्ज है Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से टच कभी नहीं हो सकते। जब ये टच नहीं हो सकते, इसका मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आएगा। कंडीशन अप्लाई, इसका मास भी होना चाहिए m1 और इसका मास क्या होना चाहिए बच्चों, m2। याद है ये चीज। अब सुनना, हमें पता है कि ये मीन पोजीशन है, ये दोनों एक दूसरे से दूर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, कूलॉम फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और ये कूलॉम फोर्स की वजह से एक दूसरे पर क्या है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, सॉरी इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, साम्य अवस्था में आ चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। अब यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जरा समझना। इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं, अपन को करना क्या है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूँ कि हमारे पास दोनों बॉल जो होगी वो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मतलब इसका भी द्रव्यमान m मान लो, इसका भी द्रव्यमान क्या मान लो बच्चों, m। मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से दोनों थोड़े से डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। इसकी डिस्टेंस l मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा है, तो जहां एंगल बनता cos थीटा, जहां नहीं बनता वहां sin थीटा, तो ये l sin थीटा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, l sin थीटा। ये तो समझ सकते हो ना, मैंने l को तोड़ा है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, l cos थीटा। तो इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा। इसका मतलब इसको केवल r बोल दोगे क्या, r बोल दोगे तो इन दोनों के बीच का जो फॉर्मूला बनाएगा, ये q है, ये भी क्या है बच्चों, q है। तो k q into q और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या ये फोर्स कहलाएगा कि इन दोनों के बीच में? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये दोनों के बीच में क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से k q स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो 2k q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर मैंने क्या निकाला बच्चों, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, तो Fe से रिप्रेजेंट कर दो इसको। ओके, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं है।
क्या क्या होता है जरा समझना कि जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे ना, तो क्या इन दोनों के बीच में चार्ज है उसकी वजह से दूर जा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन ये नीचे भी तो गिर सकते थे क्योंकि इनका कोई ना कोई द्रव्यमान भी बच्चों नीचे गिर रहा है, इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? नीचे mg। लेकिन ये गिर नहीं रहे, क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि ऊपर इनको कौन पकड़ के रखा हुआ है? रस्सी पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये टेंशन फोर्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ चुकी है कि ये चार्ज ना तो इधर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर रुक चुका है। यहाँ पर रुक चुका तो इस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। क्या इस चार्ज पर भी सारी प्रॉपर्टीज वही है क्या? m मास है, q चार्ज है, तो इसका मतलब फोर्स भी उतना ही लगेगा, टेंशन भी उतना लगने वाला है, mg भी उतना लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना लगने वाला है। कैसा लगेगा? क्या दूर जाने वाला लगेगा क्या? इसमें भी कैसा लगेगा? क्या दूर जाने वाला लगेगा क्या? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको कैसे डील करेंगे जरा समझना कि हमारे पास यहां पर मान लेते हैं कि ये जो m मास था, इसका चार्ज q था, इस पर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मान लो ये इधर वाले की बात कर रहा हूं, तो टेंशन फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब प्रोसेस करेंगे बच्चों क्या कि यहां पर ये एंगल थीटा है, तो यहां पर ये वाला एंगल भी थीटा होगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? देख लो, जब ये एंगल थीटा तो जो एंगल बनेगा वहां cos थीटा, तो t cos थीटा यहां पर आ जाएगा और t sin थीटा यहां पर आ जाएगा। और नीचे क्या लग रहा है बच्चों? mg। अब बस यहां पर क्या करना है? fx वाले फोर्स एक साथ लिख दो और fy वाले फोर्स एक साथ लिख दो। fx वाले मतलब x डायरेक्शन वाले फोर्स को रिजोल्व करके लिख दो और y डायरेक्शन वाले फोर्स को रिजोल्व करके लिख दो। जरा देखना कैसे। fx डायरेक्शन में जो सिग्मा मिल रहा है, सिग्मा मतलब समझते हो? सभी बलों का योग निकाल रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? fe। इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? t sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगर ये इक्विलिब्रियम में तो ये जीरो होगा बच्चों, मतलब इन सबको एक साथ करके जोड़ना। लेकिन तुम ऐसा मत लिखना लेफ्ट वाले लेफ्ट तरफ और राइट वाले राइट की तरफ। तो t sin थीटा बराबर क्या जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या आएगा? ये क्या बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर एक और चीज, अब t cos थीटा के बारे में बात हो रही है। t cos थीटा, इसको क्या बोलूंगा मैं? fy की बात हो रही है। इसका मतलब सिग्मा fy के लिए क्या हो जाएगा? ऊपर वाला t cos थीटा, नीचे वाला क्या है बच्चों? mg। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 2। सुनना मेरी बात, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक आ रहा बच्चों t, एक आ रहा बच्चों थीटा, m तो दे रखा होगा, g भी दे रखा होगा, और एक आ रहा बच्चों q चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या निकाल सकते हो? मान लेते हैं ये q चार्ज नहीं होता, ये q1 q2 होता। क्या होता बच्चा? Q1 और Q2 होता। तो मान लेते Q1 और Q2। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? और एक और चीज, यहां पर हमें मास नहीं दे रखा हो, M1 और M2 जाएगा क्या? तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है, तो इक्वेशन भी कितनी आनी चाहिए बच्चों? 6। लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो कितनी दे रखी? केवल 2 इक्वेशन दे रखी। इसका मतलब 6 वैल्यू नहीं पूछेगा, कोई 4 चीजें दे रखी होगी और 2 चीजें निकालनी होगी। मतलब दोनों मास दे देगा और दोनों Q1 Q2 दे देगा। तो क्या निकालना है? t निकालना, थीटा निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है गांव वालों? अरे हाँ कि ना? इसी प्रकार या t थीटा ये दोनों दे दे और ये निकालने के लिए दे दे। मतलब इन 6 में से 4 चीजें दे रखी होगी और 2 चीजें निकालनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये दोनों इक्वेशन उतार लेना अच्छे से बच्चों, ठीक है? एक कांसेप्ट पूछता हूं बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमें पता चल गया कि ये बेसिक इक्वेशन है t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर fe। तो मैं क्या करना है? t की वैल्यू निकालनी। तो तुम क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ दो स्क्वायर करके बच्चों। ये बेसिक कैलकुलेशंस कहलाती है, याद करने के लिए। कहीं पर भी t cos थीटा t sin थीटा r cos थीटा r sin थीटा कभी भी दिख जाए तो ऐसे फोड़ना उनको। क्या करेंगे? t sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस t cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बच्चों? mg का स्क्वायर और fe का स्क्वायर। अब t स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब तुम बचपन से जानते हो ना बच्चों, 10th क्लास के, क्या जानते हो कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी? t स्क्वायर। वहां जाकर अंडर रूट कर दो, तो t बराबर क्या आएगा बच्चों? mg का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए बोलो तो क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 को 1 का डिवाइड कर दो तो क्या बचोगे? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बराबर fe अपॉन mg। t से t कैंसिल, क्या बचेगा? थीटा fe अपॉन mg। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सोचो जरा बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? 45 हो जाए। मैं केस बता रहा हूं इसी सिंपल सा।
थीटा की वैल्यू अगर 45 हो जाए तो tan 45 बराबर Fe अपॉन mg, मतलब Fe बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, mg, मतलब mg बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Fe, मतलब Fe बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, mg, मतलब ओ सर क्या पागल हो गए हो क्या? नहीं बच्चों, देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर कि इस mg को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, Fe का मतलब क्या था, k q1 q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर q1 q2 है, दोनों पर चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो r की वैल्यू अपन ने लिख दी बच्चों L sin थीटा। कुछ याद आ रहा है क्या? तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम बाहुबली हो। तो उतारो उसको, उतारो जल्दी से वीडियो पोस्ट करके। देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन और आ गया। हमें पता है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब वो विद्युत बल लग रहा है, विद्युत स्थिति बल लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, ये दूर जाएंगे तो क्या ये ऐसे भी जा सकते थे क्या ये ऐसे भी जा सकते थे क्या? मतलब ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर गए, क्या ये वहीं रुके और इसको ज्यादा दूर कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। पता कैसे? ये देखो, जितने भी डायग्राम है ना, सारे एक साथ बनाता हूं मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर ये M1 है और ये M2 है, यहाँ पर M1 है, ये M2 है, यहाँ पर M1 है, ये M2 है। मैं मास के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर M1 और M2 दोनों बराबर है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि M1 बराबर होगा M2 के, सॉरी, अगर ये दे रखा है तो θ1 भी θ2 के बराबर होगा। ये बच्चों जब अपन 11th क्लास में थे ना, तब ऐसा सोचते थे, है ना, एक दूसरे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंगल पर है। दोनों पर याद रखना बच्चों, चार्ज सेम रख रखा है मैंने, इक्वल चार्ज है दोनों पर, है ना, अलग अलग नहीं है। फिर यहां पर क्या होगा बच्चों, M1 बड़ा आ जाए किससे, M2 से, ऑब्वियस बात है। यहां पर मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं ना, और तीनों डायग्राम को देखो अच्छे से कि जब ये दोनों चार्ज इक्वल है, सब में देखना बच्चों, चार्ज का मैग्नीट्यूड सब में इक्वल है ना। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों का मास इक्वल कर दूं तो दोनों का एंगल बराबर होगा। एक भारी है, एक हल्का है, तो एंगल भी चेंज हो गया। दिख रहा है बच्चों कि M1 बड़ा है M2 से, इसका मतलब ये ज्यादा नीचे आएगा, और ये क्या है बच्चों, mg की तरफ नीचे जा रहा, मतलब ऐसा समझ सकते हो। तो ये ज्यादा नीचे आएगा और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब θ2 बढ़ जाएगा θ1 से। यहाँ पर देखो बच्चों, जब ये हल्का जाए और ये भारी हो जाए, इसका मतलब ये दूर चला जाएगा, तो θ1 बढ़ जाएगा और θ2 कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है। याद रखना बच्चों कि यहाँ पर दोनों चार्ज इक्वल लिए थे। ओके, अच्छा एक चीज हो, अगर ऐसा हो जाए कि ये Q1 है और ये Q2 है ना, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग ले लूं मैं, mm है ना, और यहां पर ये Q1 है, ये Q2 है, और यहां पर ये द्रव्यमान M1 मान लेता हूं और M2 मान लेता हूं, जिसमें M1 जो है वो M2 से बड़ा है। छोड़ो, कुछ भी नहीं है ना, दोनों बराबर ही है। ये गलत सोचो जरा कि ये इससे बड़ा है, मतलब Q1 जो मैग्नीट्यूड है ना, वो किससे बड़ा है बच्चों, Q2 से। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है या ये इस पर फोर्स लगा रहा है। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अकेले सिंगल चार्ज के लिए नहीं होता, वो दो चार्ज के बीच में होता है। क्या होता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन r का स्क्वायर, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोपोर्शनलिटी होगा। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर होता है फोर्स जो भी होता है। इसका मतलब ये बड़ा कर दूं या ये छोटा कर दूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये Q1 है ये Q2 है तो ये ज्यादा है तो ये इसको दूर फेंक देगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा बोल सकते हैं कि इसने भी तो इसको दूर फेंका होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये इसी पोजीशन पर रहेगा क्योंकि दोनों का मास क्या है बच्चों, इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आई? अपन नीचे झुक रहा है नीचे नहीं झुक रहा है, ये चीज कब देखेंगे, जब मास की बात की जाए। हमारी बात सुनना है, आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखो बच्चों, दोनों पर चार्ज की जो पोलैरिटी वो अलग अलग है, मास दोनों का सेम है, ठीक है। पोलैरिटी अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, याद रखना।
मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया और ये भी थोड़ी देर बाद कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ आ गया। ओके, ये तो समझ सकते हो ना। अच्छा, ये डिस्टेंस L थी तो ये भी कितनी है बच्चों, L ही है। एंगल कितना है इसके बीच में, थीटा मान लेते हैं। ये L है तो ये भी L है, इसका एंगल कितना मान लेते हैं बच्चों, थीटा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए अपन को। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, R मान लेते हैं ना। तो जरा समझना बच्चों कि ये L था, ये एंगल थीटा था, तो इसे मैं बोलूंगा L cos थीटा और इसे अपन बोलेंगे L sin थीटा। इसी प्रकार यहां पर भी ये चीज आ रही है क्या, ये L था ये वाला, इसे बोलूंगा L cos थीटा और इसे अपन क्या बोलेंगे, L sin थीटा। सुनना मेरी बात, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं सिर्फ यहां के यहां तक की, है ना। ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में से ये और ये माइनस कर दूंगा तो R मिल जाएगा ना बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे बच्चों, D दूरी पर थे। ये चीज जरूरत पड़ेगी भी, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ऐसी चीज, जरा समझना। मुझे पता है कि इस चार्ज पर इन दोनों के बीच में तो प्यार पड़ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां काम करेगा, फिर mg की वजह से नीचे जाना चाहिए, फिर तनाव टेंशन फोर्स की वजह से ये ऊपर जाना चाहिए। क्या यहां पर भी यही क्या, Fe टेंशन फोर्स और mg, लेकिन दोनों में से कोई एक लूंगा तो मैंने इसकी बात कर ली बच्चों। अच्छा सुनना, मुझे पता है कि यहाँ पर ये Fe को बताएगा, ये mg को बताएगा, ये t को बताएगा, तो यहाँ पर ये cos थीटा और ये sin थीटा में टूटेगा। जो पुरानी बात थी वो सारी रिपीट हो जाएगी, है ना। इसको कोई दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ मैं। एक और थ्योरम यूज करूंगा बच्चों यहाँ पर, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़े न्यूमेरिकल उससे थोड़ा अच्छे से हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं ना। क्या है वो थ्योरम, जरा समझना। कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा हूं बच्चों ना, Fe बराबर K Q मैग्नीट्यूड नहीं लगा मैं, है ना, सॉरी माइनस साइन नहीं लगा रहा ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर, तो क्या जाएगा K Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूरी कितनी थी, D थी, D में से 2L sin थीटा माइनस कर दूं क्या बच्चों, तो क्या जाएगा D माइनस 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या मिला बच्चों अपन को, Fe। क्या मेरी बात समझ में आई, ये Fe मिल गया। जब अपन को क्वेश्चन करना होगा तब अपन यूज कर लेंगे ये चीज। अच्छा, थ्योरम का यूज कर रहा हूं, जरा समझना। थ्योरम का नाम है बच्चों लामीज थ्योरम, है ना, लामी प्रमेय। क्या होती है लामीज थ्योरम, जरा समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक पिंड है, ये पार्टिकल है, उस पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है और एक F3 लग रहा है। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा होगा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा होगा और F3 के सामने वाला एंगल गामा होगा। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझाई और अभी वापस समझा रहा हूं। ये तीनों फोर्स के लिए ये कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए बच्चों कि ये इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो बच्चों, ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम समझते हो कि ये हिलना डुलना नहीं चाहिए, वहीं पर स्थिर हो जाना चाहिए। जब वहीं पर स्थिर हो गया इसका मतलब ये F1 F3 और F2 ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे हुए हैं। जब एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे हुए हैं तो ये कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा F1 के नीचे sin अल्फा, F2 के नीचे sin बीटा और F3 के नीचे sin मामा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, अल्फा बीटा और मामा, ये वाला एंगल यूज करेंगे। जरा देखते हैं, इसको यूज करता हूं मैं, यहाँ पे बता रहा हूं इसको मैं ना। तो मैं एंगल पता होने चाहिए बच्चों। ये तो 90 डिग्री होगा, पता चल गया ना। सुनना, मैंने बताया था कि ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। जब ये थीटा है तो ये कितना है बच्चों, 90 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। सुनना, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180, लेकिन मुझे ये वाला हटाना है तो 180 में से माइनस कर दूंगा थीटा। सही है, तो हमारे पास ये हो गया Fe, ये हो गया mg और ये हो गया t। तो इसके बीच का एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा है और इसके बीच का जो एंगल है 180 माइनस थीटा है। और ये कितना है बच्चों, 90। काम हो गया। कैसे करोगे, लामीस लगाओगे। कैसे लगाओगे बच्चों, यार फॉर्मूला लगाओगे। तो किसी को भी F1 F2 F3 कुछ भी मान लो, तो मैं यहाँ पर इसको मानता हूँ F1, तो Fe के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, Fe के नीचे आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब Fe के सामने वाला एंगल। फिर mg के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन mg के सामने वाला एंगल कितना है बच्चों, 90 प्लस थीटा। फिर t के सामने वाला एंगल कौन सा बच्चों, 90 है, तो क्या लिखोगे, साइन 90। अच्छा सुनना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्या। अब सुनो Fe अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बच्चों, cos थीटा होता है। बराबर क्या बचा, t बचा केवल। सुनना, इसको और इसको कंपेयर करो तो Fe बराबर क्या आ जाएगा,
टी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको और इसको कंपेयर करो, कंपेयर ऐसे करते हैं बच्चों, अलग अलग रेशियो लेके, तीनों रेशियो एक साथ यूज नहीं कर सकते, दो दो के पेयर बनाएंगे तो mg बराबर क्या जाएगा टी cos थीटा। क्या पहले भी अपन यही कर रहे थे क्या बच्चों? हाँ बिल्कुल। और लंबी से क्या जाएगा बच्चों, थोड़ा डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखिए, अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं ना। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल रख रखा है मैंने। क्या कर रखा है, एक दीवार है, दीवार के अंदर मैंने L डिस्टेंस पर एक Q चार्ज को फिक्स कर दिया बच्चों, दीवार में घुसेड़ दिया है, और एक दूसरे चार्ज का मास ले लिया जिस पर चार्ज Q है, उसको L लंबाई की डोरी से लटका दिया है। अब ये भी Q है, ये भी Q है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, तो ये तो दूर जाएगा नहीं क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जरूर दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा। बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ रहा है? Q चार्ज अब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो कैसे जाएगा बच्चों, घूमते हुए जा रहा है या बिना घूमे जा रहा है? बिल्कुल घूमते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ये यहाँ पर जो Q चार्ज था इधर ऐसे जाएगा। अब सुनना, इन दोनों का लाइन जॉइनिंग क्या है बच्चों, यही है क्या? बिल्कुल ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन दोनों के बीच में लगेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो बताओ, है ना। लामीस थ्योरम यूज करके इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। जरा देखना कैसे, नीचे कितना लग रहा है mg, इधर कितना लग रहा है fe, ये एंगल कितना मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, इस एंगल को भी अल्फा मानूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये लेंथ है, ये भी l है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? समद्विबाहु। कैसे समद्विबाहु? क्योंकि दोनों की भुजाएं समान है, तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। आगे देखते हैं, ये एंगल अल्फा हो गया है, ओके। तो इसको आगे बढ़ाओ, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ओहो वाह, क्या बात है, ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। क्या मेरी बात समझ आई है? तो t के सामने वाला एंगल कितना बच्चों, t अपॉन sin थीटा प्लस अल्फा। क्या मेरी बात समझ आई है? आएगी क्यों नहीं आएगी? फिर देखो बच्चों, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा, क्या इसको मैं 180 माइनस अल्फा बोल दूंगा, बोलना पड़ेगा। तो mg के सामने क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल sin 180 माइनस अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? आगे देखते बच्चों, क्या अब इस पूरे ट्रायंगल को यहाँ लाओ। तुम्हें पता है कि सभी कोणों का योग 180 होगा, ओके। मैं यहाँ से 180 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको उधर ले जाओ, तो 180 माइनस अल्फा बराबर क्या जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। बोलो हाँ। इसका मतलब कुल मिला के इसको साइन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिखोगे। और ये क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा कट गया, तो t बराबर क्या जाएगा बच्चों, mg। प्रूफ हो गया। मतलब यहाँ पर t sin cos थीटा रखने की जरूरत नहीं थी, कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं, fe की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आंसर आ गया, t इक्वल टू क्या है बच्चों, mg। उतारो इसको। बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जरा समझना। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये है क्या आखिर? मैंने क्या करा है कि बहुत सारे चार्ज को इकट्ठा करा, उनको कूटा, फिर इस पर थोड़ा पानी मिक्स करा, थोड़ा नमक डाला, फिर बाद में एक आटे जैसा गूंथ के उसको एक रोड बना लिया, है ना, छड़ बना लिया। इसका मतलब क्या चार्ज खत्म हो गया? नहीं, चार्ज इस पूरी रोड में है अभी भी। अब सुनना, जब सिंगल चार्ज होता था Q, और अगर मैं यहाँ पर एक Q चार्ज रखता हूँ, Q नोट रख देता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या निकलेगा, Q नोट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में है? इसी प्रकार यहाँ पर एक चार्ज और ज्यादा है Q, बहुत सारे छोटे छोटे Q1 Q2 Q ऐसे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब में जुड़ेगा ना, बराबर, ऐसे। तो ये कितने चार्ज आ गए इसमें हमें नहीं पता। मतलब मैंने बहुत सारे चार्ज इकट्ठे करके एक नोट तैयार करी है। अब उन सभी चार्ज की वजह से क्या इधर एक और चार्ज रख दूं मैं Q नोट टाइप का, और बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि यार है बच्चों R है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये पूरी रोड एक साथ लगाएंगे? मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात है क्या कि ये पूरी रोड है, उस पर चार्ज मान लेते हैं Q है, कैपिटल Q, पूरी रोड, उसमें छोटे छोटे जो चार्ज है, क्या तुम मान सकते हो कि पूरा चार्ज बीच में आ गया है? अपन मानते थे ना द्रव्यमान के लिए कि पूरी बॉडी का सेंटर मास बीच में होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं मानेंगे। तो तुम इस पूरी डिस्टेंस को L/2 लिख के और काम कर लो, नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर चार्ज मौजूद है। ओहो, हर पॉइंट पर चार्ज मौजूद होने का मतलब क्या हुआ
कि मैग्नेट के छर्रे लिए ना, चुंबक के छर्रे, और एक साथ जोड़ दूं, तो मुझे बताओ वो सिंगल छर्रे की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता, मतलब चुंबक ज्यादा अट्रैक्टिव होता है या रिपल्टिव होता है, या पूरी छड़ से ज्यादा होगा? ऑब्वियस बात है, बहुत सारे छर्रे आ गए, अब तो मजा आएगा उसको। अरे हाँ कि ना। वैसे चार्ज के लिए भी ऐसे ही होता है, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से बताया ना, देखो वीडियो में बच्चों, ये तो साइड में। तो इस चीज को समझाने के लिए जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। अभी सतत आवेश वितरण को कैसे समझेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को? जरा देखना, कंसेप्ट से समझाता हूं। सिंगल एक चार्ज की बात करो, ऐसे बहुत सारे चार्ज जोड़ दो एक साथ, तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या एक सिंगल रोड तैयार हो गई क्या? मतलब छड़ बन चुकी है क्या? क्या ये छड़ ऐसे भी हो सकती थी क्या? कैसे भी हो सकती है, लेकिन एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पर चार्ज बहुत सारे हैं, कितने हैं नहीं पता, हम गिन नहीं रहे। मतलब ये जरूर पता है कि चार्ज जो है वो इक्वली एक मैनर में लगे हुए हैं, जैसे अपन असेंबली में जाते हैं ना, प्रार्थना करने 9th क्लास के बच्चे एक साथ, वैसी चीज यहाँ पर भी हो रही है कि सारे क्यूब एक साथ एक ही लाइन में लग गए। तो इससे क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओहो, अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसे हुआ है? सुनना मेरी बात। मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा मैंने DQ चार्ज कंसीडर करा है, छोटा सा मैंने DQ चार्ज। अब DQ चार्ज जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो देखा जाए तो कहां पर है बच्चों? टोटल लेंथ में है क्या? इसका मतलब अगर मैं चार्ज ऑफ फुल बॉडी की बात करूंगा, मतलब ये पूरी बॉडी का जो चार्ज निकालूंगा वो क्या करूंगा? इस DQ को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बच्चों? लेंथ से। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब मैंने ये DQ बात करी ना, किसके लिए? छोटी सी डिस्टेंस के लिए, dx के लिए बात करी है। अगर मैं पूरे की बात करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर ये करा है कि dx को पूरा फैला दिया है इंटीग्रेशन करके, लेकिन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता dx फैल के भी क्या कहां तक फैलेगा? L तक ही फैलेगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? तो कुल मिला के ये dq into L, ये क्या मिला अपन को बच्चों? चार्ज मिला है ना। और ये पूरा चार्ज मैंने क्या माना था? मान लेते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो चार्ज है वो क्या है बच्चों? कैपिटल Q है। तो ये जो Q अपॉन L निकाल लू तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? dq मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? dq, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो कि इस dq का मान जो होगा वो क्या होगा? चार्ज पर लेंथ, या फिर बोल दो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वास्तव में इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। क्या बोलते हैं बच्चों? लैम्डा। तुम्हें शायद याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर अपन ने जब पढ़ा था तो वहां पर अपन ने लैम्डा देखा था, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। वहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि एक सिंगल छड़ के अंदर जो द्रव्यमान होता है ये है, ये अगर इसके छोटे 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 टुकड़े कर दूं तो इसके भी छोटे छोटे पार्ट टूट जाएंगे, तो वो डीएम हो जाएगा, और डीएम की वैल्यू भी वहां पर लैम्डा होती है, डीएम बाय डीएल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? की चार्ज पर यूनिट लेंथ को। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो dq है इसे अपन बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमेशा किससे याद रखेंगे इसको? अपन लैम्डा से। और देखेंगे जरा, इसके लिए भी ये चीज लागू होती है बच्चों ना। इसे कहते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेखीय आवेश वितरण। रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद रखना ये चीज है ना। हमें पता है, पता चल गया कि चार्ज मतलब कूलम, लेंथ मतलब मीटर, तो ये इसका मात्रक भी हो गया बच्चों यूनिट। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। डायमेंशन निकालो, m0 L। सुनना, मीटर नीचे आ गया तो -1, बाकी इसका A1 T1 तो चलते ही था पहले से,
कूलम का हमें पता है ना अच्छे से, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगी बच्चों, डायमेंशन। उतारो इसको। देखो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करा, क्या करा कि जो पहले एक लेंथ जैसा काम कर रही थी, ऐसे मैंने बहुत सारी लेंथ जोड़ दी क्या आपस में। ओहो, जब मैंने बहुत सारी लेंथ जोड़ दी है तो इस छोटे से को बाहर निकालो। अब इस छोटे से का मान क्या होगा, सुनना, इसका चार्ज निकालना चाहता हूं मैं डी क्यू का। तो क्या होगा, इस पूरे डी क्यू को अगर मैं इस डी क्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इस पूरे का चार्ज मिले, तो मैं पता है कि ये पूरा क्या बन चुका है बच्चों, ये बन चुका हमारे लिए एक सरफेस। जब ये बन गया सरफेस तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, एरिया से। ये तुम्हें क्या देगा बच्चों, ये टोटल चार्ज देगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, किसका चार्ज देगा, ये इस पूरे सरफेस का चार्ज देगा। क्या, जब इस पूरे सरफेस का चार्ज देगा तो सरफेस को क्या बोलोगे बच्चों वैसे तुम, पृष्ठ। तो इसका टॉपिक का नाम भी हो जाएगा बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण। ओहो, सुनना, अब इस dq का मान क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसे dq ना लिख के क्या बोलेंगे बच्चों, सिग्मा, मतलब एकांक क्षेत्रफल का आवेश, या फिर क्या बोलोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या मेरी बात समझ में आएगी क्या। ओके गाइस एंड बेसिस, ये आता है सिग्मा के लिए। उतारो इसको। मैग्नेट वाला वीडियो देखना बच्चों, है ना, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मैग्नेट से एक लाइन को मैं मिलके एक सरफेस बना रहा हूं, और वही सरफेस क्या बनेगा, यही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, डायग्राम थोड़ा और अच्छा कर दिया मैंने। क्या करा है कि जो सरफेस मिला था उसी सरफेस के पीछे मैंने बहुत सारे सरफेस जोड़ दिए, दिख रहा है तुम्हें, ऐसे पीछे बहुत सारे सरफेस लगाती है एक दूसरे के। मैग्नेट वाला वीडियो दिख रहा तुम्हें, सरफेस कैसे जोड़ जोड़ के पीछे लगा रखे। तो एक सॉलिड आकृति मिली है, मतलब 3D डायमेंशन वाली। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसी क्यू को वापस बाहर निकालो। अब इस क्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि पूरी बॉडी का चार्ज मिले, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये 3D आकृति बन चुकी है। 3D मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम से। वॉल्यूम मतलब समझते हैं आयतन से, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, पूरी बॉडी का चार्ज मिलेगा। इसका मतलब इस चार्ज को अगर मैं वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं तो इस dq को बोलेंगे बच्चों रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझते हो बच्चों, आयतन, एकांक आयतन में आवेश को, इसलिए ऐसे ही बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयतनी आवेश वितरण। क्या सब समझ में आया क्या अच्छे से, बता लो इसको। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग डायग्राम बना रखे। ये डायग्राम लेंथ के लिए, ये सरफेस के लिए, और ये 3D ज्योमेट्री के हिसाब से डायग्राम है। यहाँ पर मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि लगे 3D आकृति। अब इन सभी के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अपन ने छोटे छोटे एलिमेंट्री ले लिए ना, कि इस dx एलिमेंट के लिए यहाँ पर dA एलिमेंट होगा और यहाँ पर dV एलिमेंट होगा। एलिमेंट समझते हो ना, छोटे छोटे पार्ट करते जाओ अपन, तभी जाके इनके इंटीग्रेशन करके अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सारी चीजें कहलाती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा वो क्वेश्चन डील करते हैं बच्चों, है ना, समझना। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक छड़ दे रखी है, रोड है ना, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों हमारे पास, L लेंथ, ठीक है ना। अब इस L लेंथ पर हमारे पास जो कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, लैम्डा दे रखा है। लैम्डा तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर मीटर। क्या मेरे पास समझ में है क्या, मतलब यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, इस रोड पर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज दे रखा है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस लेंथ से एक कॉर्नर से r डिस्टेंस पर एक और चार्ज रख रखा है बच्चों, Q नॉट। याद रखना है यहाँ पर लैम्डा लिख रखा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। माइनस लैम्डा लिखूंगा तो इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, नेगेटिवली होगा। क्या मेरी बात समझ में है क्या। इसी का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ ऐसे भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से फोर्स लगेगा क्या इस पे। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेंथ है dx, है ना, तो अपन ने क्या मानेंगे, लेट एन एलिमेंट्री लेंथ dx। dx है तो इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों,
हैविंग चार्ज ऑफ कितना मान लिया अपन ने, dq, मतलब अपन ने एक अल्पांश लंबाई मान ली है और उस पर चार्ज कितना बच्चों, dq है। ओके आगे देखते हैं। अब इसके लिए सुनना, लेमडा मुझे दे रखा बच्चों dq by dx, ये पर तो पहले से पता है बच्चों। तो इस dq की वैल्यू क्या जाएगी, लेमडा इंटू dx। पता चलेगा कि इसको कहां यूज करेंगे, सुनना है ना। मुझे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या निकलेगा, df बराबर k, इसका चार्ज कितना बच्चों, dq, इसका चार्ज कितना बच्चों, q नॉट, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये निकालनी बहुत जरूरी है। तो अपन मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बच्चों, x है, मतलब यहां से इस कॉर्नर से कितनी दूरी पर है, ये x दूरी पर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस x का होल स्क्वायर। ये तो अपन को पता होना चाहिए बच्चों कि df मतलब इस पर dq चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा है। क्या ये समझ में आएगा तुम्हें। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो df से तो d से f कट जाएगा, इंटीग्रेशन कट जाएगा, f बचेगा, k बाहर ले लिया, q नॉट बाहर ले लिया, और कुछ बाहर नहीं आएगा। dq की वैल्यू रखूंगा, ये क्या वैल्यू बच्चों, लेमडा df, और नीचे क्या चल रहा है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाय हाय बच्चों, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें यूज कर सके। इंटीग्रेशन को सीखना है, डिफरेंशिएशन को सीखना है, तो पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर पढ़ के आ जाना, क्योंकि अब से जो भी सारी चीज चलेगी वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर चलेगी, और न्यूमेरिकल के साथ साथ डेरिवेशन भी कंप्लीट होंगे इन्हीं के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आगे देखो, मुझे फोर्स निकालना है, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या, लेमडा बार आ गया, k बार आ जाएगा, q नॉट बार आ जाएगा, क्या बचेगा, dx अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। लिमिट लगानी बच्चों। अब लिमिट देखना बच्चों, x कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, खत्म कहां पे होगा, यहां पर, मतलब x 0 से स्टार्ट हो गया, कहां पे खत्म हो रहा है, l लेंथ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब x बराबर 0 से x बराबर है। अब तुम बोलोगे सर मैंने x की लिमिट कैसे ले ली, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी लगेगी बच्चों, 0 से लेके l तक। आगे देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में तुम्हें पहले ही समझा देता हूं कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस का 1/x। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो r प्लस x है, तो बच्चों कांस्टेंट है यार, r क्या, ये कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। तो इसी को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, f बराबर लेमडा k q नॉट। आंसर क्या आया था बच्चों, माइनस का 1/r प्लस x, लिमिट 0 से लेके l तक। और देखो माइनस पूरा बाहर ले लो, फिर लिमिट लगा दो 1/r प्लस l माइनस 1/l। क्या मेरी बात समझ में आई है। ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो x से अगर 0 लिखूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, केवल r बचेगा, सॉरी। क्या मेरी बात समझ में आई। आगे देखो, तुम चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो f इज इक्वल टू 1/लेमडा k लेमडा k q नॉट, 1/r आगे आ जाएगा और r प्लस 1 पीछे हो जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चों अपने पास, उतारो इसको।